स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल को हिंदी में हम कहते हैं प्रस्तावना, वहीं हिंदी में हम प्रीएम्बल को उद्देशिका भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड। हम सभी के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल के बारे में हम पढ़ते तो हैं, लेकिन प्रीएम्बल का मतलब क्या है? प्रीएम्बल इज नथिंग बट अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रीएम्बल एक वो ब्रीफ एक्सप्रेशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियोलॉजी के एसेंस को समराइज्ड फॉर्म में हम सभी के सामने रखती है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियोलॉजी है, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो व्यू पॉइंट है, उसका समराइज्ड फॉर्म है प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल को जानने के बाद हर व्यक्ति के माइंड में एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक सा है, और वो क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया था। और कब किया था? सितंबर 1787 में। ठीक है, इसी में से अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, और वो क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्वेश्चन कहता है कि भारत के अंदर प्रीएम्बल को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था और कब इंट्रोड्यूस किया था। तो भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल को एज अ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। वहीं इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक कंक्रीट फॉर्म देकर प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के साथ 26 नवंबर 1949 के दिन पूरे भारत पर लागू कर दिया। और इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, जिसे हम नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जानने के बाद कि प्रीएम्बल कब लागू हुआ, ये सवाल उठना लाजमी है कि जो प्रीएम्बल लागू हुआ था क्या उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया? तो जिस दिन ये प्रीएम्बल लागू हुआ था उसके 26 साल बाद यानी कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया। अब इस 42nd अमेंडमेंट में इस प्रीएम्बल के अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, लेकिन यहां ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू इन शब्दों को क्यों जोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इनसे संबंधित प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। फंडामेंटल राइट में रिलीजियस फ्रीडम, वहीं डीपीएसपी में सोशलिस्ट प्रिंसिपल से संबंधित प्रोविजंस थे, बट इन प्रोविजंस को कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए प्रीएम्बल के अंदर इन 3 वर्डों को ऐड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, यानी कि वो 4 इंग्रेडिएंट्स जो वाकई में प्रीएम्बल को प्रीएम्बल बनाते हैं। यानी कि इन 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ के हमें ये समझ आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअली में आइडियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो प्रीएम्बल के अंदर दे रखा है वो है सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल की हमारी स्टार्टिंग लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी के सोर्स के बारे में हमें बताती है। ठीक है, जब हम इस फ्रेज को ध्यान से देखेंगे तो हमें यह समझ आता है कि ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के डेमोक्रेटिक साइड को शो करता है। ठीक है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एक ऐसा फ्रेज है जो हमें यह बताता है कि हमारे भारत के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो होती है। ठीक है, ऐसा लिखा तो है कि हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हैं, लेकिन सवाल कई बार यहाँ पे ये उठता है कि क्या वाकई में हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी का सोर्स हैं? अब ये सवाल जो उठा है इसके पीछे भी कुछ कारण है। उन कारण को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो पहला कारण है वो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कि जो लोग हमारे लिए हमारा संविधान बना रहे थे उनका चयन हमारे द्वारा ही नहीं हुआ, तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो हमारे लिए हमारे पक्ष में संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या लगाए गए इस एलिगेशन का कोई महत्व है? देखा जाए तो ये एलिगेशन अपने आप में पॉइंटलेस है। क्यों? क्योंकि चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का सिलेक्शन वोटिंग से नहीं हुआ, बट जो लोग वहां थे इसकी पूरी संभावना थी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी थी कि उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता अगर वहां पे वोटिंग उस वक्त कराई जाती। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कारण की, जिसकी वजह से ये एलिगेशन लगाया जाता है कि क्या वाकई में हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी के सोर्स हैं। तो ये जो दूसरा कारण है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी
वो तो खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनी थी। ठीक है, तो जो ये एलिगेशन लगे हैं ना, ये अपने आप में ही एक तरीके से पॉइंटलेस है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसीजर था उसमें प्रीएम्बल को सबसे लास्ट में एक्सेप्ट किया गया, और तब तक भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट ले चुका था। इस वजह से जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उसका हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर कोई अधिकार नहीं था। इसी पॉइंट से ये प्रूफ हो जाता है कि ये वाला एलिगेशन पॉइंटलेस है अपने आप में। और कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के बाद जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फॉलो किया गया है, उससे ये सिद्ध है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सोवर्जिनिटी का ओरिजिनल हकदार हम भारत के लोग ही हैं। ठीक है, नाउ अब हम प्रीएम्बल के उस इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं जो इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में बताता है। सी, हमारे प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे दे रखे हैं जो हमारे इंडियन स्टेट के नेचर को बताते हैं। वो शब्द कौन से हैं? वो शब्द हैं सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। वही प्रीएम्बल के अंदर कुछ ऐसे भी शब्द दे रखे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। और वो शब्द कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो हमारे प्रीएम्बल का लास्ट इंग्रेडिएंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेट ऑफ अडॉप्शन के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हम भारत के लोगों को 26 डे ऑफ नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को सौंप दिया था। जो मेन प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड मैनी मोर, उन सबको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। उसके अलावा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 26 जनवरी 1950 के दिन एनफोर्स किया गया था। तो यानी कि 26 जनवरी को जिस दिन हमारा पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उसे हम कहते हैं रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। वहीं जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था वो डेट थी 26 नवंबर 1949, और उस डेट को हम नेशनल लॉ डे कहते हैं या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी उसे कहते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे प्रीएम्बल के अंदर दिए गए कुछ कीवर्ड्स के बारे में। सी, ये कीवर्ड्स हैं तो प्रीएम्बल के अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी को डिफाइन करते हैं। तो उन सारे कीवर्ड्स में से सबसे पहला कीवर्ड है सोवरेन। जब सोवरेन को हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में उसका मतलब होता है संप्रभुता। सोवरेन है तो एक लौता शब्द, लेकिन वो अपने आप में एक डेफिनेट सेंटेंस है। ठीक है, सी, सोवरेनिटी का एक मतलब ये होता है जो कहता है कि इंडिया अब किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही इंडिया अब किसी और देश की डोमिनियन है। इंडिया अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसकी टेरिटरी के अंदर उसके सिटीजन्स पूर्ण आजादी के साथ रह सकते हैं। वही सोवरेन का जो दूसरा मीनिंग है वो ये कहता है कि इंडिया अब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मामलों में डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है और उस डिसीजन में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंडिया अब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के पूर्ण आजादी के साथ डिसीजन ले सकता है। सी, कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप को लेकर सवाल उठते हैं और सवाल पूछा जाता है कि अगर भारत सोवरेन है तो कॉमनवेल्थ का मेंबर क्यों है। ये सवाल इस डाउट को बीच में लाकर खड़ा कर देता है कि क्या वाकई में भारत सोवरेन है। क्योंकि अगर भारत सोवरेन है तो जैसे आयरलैंड ने 1948 में एक्ट पास करके कॉमनवेल्थ से अपने सारे रिलेशन खत्म कर दिए थे, तो भारत ने क्यों नहीं किए। ठीक है, ठीक बात है। अब इसका जवाब खुद पंडित नेहरू जी ने अप्रैल 1949 को लंदन में कई देशों से आए प्राइम मिनिस्टर्स के सम्मेलन में दिया, जहां उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम यानी कि भारत सोवरेन रिपब्लिक बनने के बाद भी कॉमनवेल्थ का मेंबर बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? इसलिए बना रहेगा कि हम कॉमनवेल्थ को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखते हैं, ना कि ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन के रूप में। यानी कि हम कॉमनवेल्थ को एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जिसके अंदर जितनी भी कंट्रीज मौजूद हैं एज अ मेंबर, वो सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इंडिया एक्सेप्ट करता है ब्रिटिश क्राउन को एज अ कॉमनवेल्थ हेड, लेकिन एक सिंबॉलिक रूप में बस। ठीक है, अब इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटेन की इस पावर से ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपब्लिक इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगी। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल के सेकंड कीवर्ड की, जिसको हिंदी में हम देखें तो हिंदी में उसका मतलब होता है समाजवाद। सी, जब प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था तब वो समाजवाद यानी कि सोशलिज्म प्रीएम्बल के अंदर नहीं था। प्रीएम्बल के अंदर समाजवाद यानी सोशलिज्म 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में प्रीएम्बल को अडॉप्ट करने के 26 साल बाद जोड़ा गया। ठीक है, सी, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं या तो वो कैपिटलिज्म सेंट्रिक होंगी या फिर वो सोशलिज्म सेंट्रिक होंगी।
वो कंट्रीज जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती हैं वो हमेशा मार्केट को बेस मानकर चलती हैं। उनकी इकोनॉमी हमेशा ओपन इकोनॉमी होगी। वो नीड के ऊपर नहीं जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि उनकी कंट्री में नीड किस चीज की है। वो हमेशा इस बात पे फोकस करेंगे कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है। मार्केट में जिस चीज की डिमांड होगी उसकी प्रोडक्शन करेगी वो कंट्री। ठीक है, यानी कि वो कंट्रीज जहां पे कैपिटलिज्म फॉलो होता है वहां पे डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन होती है और उसी हिसाब से लॉ भी बनते हैं। वहीं जब हम सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं तो वो कंट्रीज जो सोशलिज्म को फॉलो करती हैं उन कंट्रीज की गवर्नमेंट हमेशा सोसाइटी को बेस मानकर चलती है। उनकी इकोनॉमी आप हमेशा देखेंगे एक क्लोज्ड इकोनॉमी होगी और वहीं उनका मार्केट के ऊपर फोकस नहीं होगा। उनका इस बात पे फोकस नहीं होगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है। उनका इस बात पे फोकस होगा कि सोसाइटी को किस चीज की नीड है। जिस चीज की नीड होगी सोसाइटी को उसी की प्रोडक्शन की जाएगी और उसी के हिसाब से लॉ बनेंगे उस कंट्रीज के अंदर। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में। अभी जो भी हमने सोशलिज्म के बारे में पढ़ा वो वेस्टर्न कंट्रीज या फिर हम कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर फॉलो करती हैं, लेकिन उस तरीके के सोशलिज्म को भारत फॉलो नहीं करता। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडियन सोशलिज्म एंड वेस्टर्न कंट्रीज सोशलिज्म। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का जो सोशलिज्म है वो इकोनॉमिक जस्टिस को डेमोक्रेसी के साथ मिलाकर चलता है। इस वजह से हम भारत के सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कह सकते हैं। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि भारत की सरकार हर एक व्यक्ति की नीड को भी फुलफिल करती है। वहीं भारत का हर एक वो नागरिक जो एक ड्रीम देखता है उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप का भी सहारा लेती है। ठीक है, इस कारण से हम भारत के सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। एक केस आया था डीएस निकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में एक बात कही थी और उसमें कहा था कि जो भारत का सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म का एक मिक्सचर है। ठीक है, और इंडियन सोशलिज्म इस मिक्सचर के अंदर गांधीज्म की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। अब ऐसा क्यों है? भारत का जो सोशलिज्म है वो बाकी कंट्रीज के सोशलिज्म से क्यों अलग है? जो हमारा सोशलिज्म है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करता है, जो लोअर क्लास है उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको लिफ्ट देने की बात करता है, वही उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है उस सोशल सिक्योरिटी को प्रदान करने की बात करता है। और ये सारे जो गोल्स हैं कैसे अटेन करने के लिए कह रहा है? थ्रू नॉन वायलेंस एंड पीसफुल। ठीक है, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो भारत के अंदर सोशलिज्म की टाइमलाइन दो पार्ट में बटी हुई है। एक है प्री 1991 और एक है पोस्ट 1991। जब हम प्री 1991 की बात करते हैं तो हम समाजवाद की तरफ झुके नजर आते हैं, जहां हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। अब ऐसा क्यों था? 1991 से पहले हम समाजवाद की तरफ क्यों झुके नजर आते थे? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन थी उसका मैक्सिमम पार्ट गरीब था। वही अभी हम कैपिटलिस्ट स्टेट्स आजाद हुए थे तो एक डर वो भी था कि अगर हम कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे तो शायद हम दोबारा किसी देश के अधीन आ जाएंगे। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से हम प्री 1991 में समाजवाद की तरफ झुके नजर आते थे। लेकिन जब 1991 में एलपीजी का रिफॉर्म हुआ तो उसके बाद हम कैपिटलिज्म की तरफ झुके नजर आने लगे, जिसकी वजह से जो सोशलिस्ट 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से पहले हमें सोशलिस्ट बोलते थे वो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद वो हमें नियो लिबरल मानने लगे। नाउ अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल के थर्ड कीवर्ड की, जो बात करता है सेक्युलरिज्म के बारे में। वर्ल्ड के अंदर टोटल 4 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सेक्युलरिज्म को डिफाइन करते हैं। जो पहला प्रिंसिपल है जो सेक्युलरिज्म के बारे में बताता है वो निकल कर आता है वेस्टर्न कंट्रीज से, जो कहता है कि स्टेट एक पब्लिक सब्जेक्ट है, वहीं रिलीजन एक प्राइवेट सब्जेक्ट है। यानी कि आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने रिलीजन से रिगार्डिंग कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको वो अपने प्राइवेट प्लेस पर ही करनी पड़ेगी। आप उस रिलीजियस एक्टिविटी को पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं दूसरा प्रिंसिपल निकल कर आता है सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म कंट्रीज से, यानी कि वो कंट्रीज जो सोशलिज्म को फॉलो करती हैं या मार्क्सिज्म को फॉलो करती हैं। वो कंट्रीज जो सोशलिज्म या मार्क्सिज्म को फॉलो करती हैं वो सेक्युलरिज्म के बारे में कहती हैं कि जहाँ पे रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा,
और जहां पे स्टेट एग्जिस्ट करता है वहां पे रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहीं तीसरा प्रिंसिपल निकल कर आता है रिलीजियस स्टेट से, वो स्टेट्स जो एक रिलीजन को प्रेफरेंस देती हैं वहीं दूसरे रिलीजन्स को वो प्रेफरेंस नहीं देती या फिर सेकंड रिलीजन के रूप में मानती है। फॉर एग्जांपल नेपाल इज ए हिंदू ओरिएंटेड कंट्री। नेपाल में हिंदुइज्म को रिलीजन माना गया है एज अ फर्स्ट रिलीजन, यानी कि नेपाल में हिंदुइज्म को प्रेफरेंस दी जाती है। वहीं जब आप पाकिस्तान में चले जाते हैं तो पाकिस्तान में इस्लाम को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है एज अ रिलीजियन, ठीक है। और इन तीनों से अलग एक प्रिंसिपल है जो है फोर्थ प्रिंसिपल, जिसको अडॉप्ट किया है इंडिया ने, ठीक है। जो फोर्थ प्रिंसिपल है जिसको इंडिया ने अडॉप्ट किया है वो ये कहता है कि स्टेट रिलीजन के मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, वहीं रिलीजन स्टेट के किसी भी काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। दूसरा, स्टेट हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, वहीं हर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। तीसरा ये कहता है कि जो रिलीजन इंडिया के अंदर अल्पसंख्यक है उनको कंजर्व करने की जिम्मेदारी भारतीय सरकार की होगी, ठीक है। यानी कि ये चार प्रिंसिपल हैं जो सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं। सो दैट्स द रीजन व्हाई इंडिया सेक्युलरिज्म इज नोन एज पंथ निरपेक्ष, नॉट अ धर्म निरपेक्ष। अब सेक्युलरिज्म की इंपॉर्टेंस इंडिया के अंदर कितनी है ये इसी बात से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेक्युलरिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर करार कर दिया था। यानी कि आज की डेट में सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सी वर्ल्ड के अंदर कई स्टेट्स हैं और हर स्टेट एक तरीका चुनती है अपने लोगों को गवर्न करने का, या फिर हम कह सकते हैं कि वो स्टेट एक तरीका चुनती है जिससे कि वो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, ठीक है। आज की डेट में हम बात करें तो कई कंट्रीज डेमोक्रेसी को चूज करती हैं अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो मोनार्की का भी इस्तेमाल करती हैं और वहीं कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो डिक्टेटरशिप का भी इस्तेमाल करती हैं। बट हम इस वीडियो में ना ही हम डिक्टेटरशिप के बारे में बात करेंगे ना ही हम मोनार्की के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, बिकॉज दिस इज द फोर्थ कीवर्ड ऑफ आवर प्रीएम्बल ऑन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो डेमोक्रेसी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज डेमो, विच मीन्स लोगो इन हिंदी, एंड द अदर वर्ड इज क्रिटिक, दैट मीन्स शासन। यानी कि वो स्टेट जहां पे लोगों द्वारा शासन चलाया जाता हो उसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी। सी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज डेमोक्रेसी का यूज करती हैं वो या तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं या तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। एंड वी ऑल नो दैट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ पीपल, यानी कि जिस स्टेट में लोगों का शासन है, जिस स्टेट में लोगों की सुप्रीमेसी है, उसी स्टेट में डेमोक्रेसी है। और जिस स्टेट में लोग अपनी सुप्रीमेसी का यूज डायरेक्टली करते हैं इन चार तरीकों से, तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्टेट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज होता है। वहीं जिस स्टेट में लोग अपनी सुप्रीमेसी का यूज अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू इन दो में से किसी एक तरीके के लिए चूज करने के लिए करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्टेट में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज किया जाता है। सी जब आप लिस्ट बनाएंगे कि कौन सी कंट्रीज डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर कंट्रीज जिनका ज्योग्राफिकल एरिया छोटा है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं, और वहीं वो कंट्रीज जिनका ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। सी वो कंट्रीज जिनका ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज नहीं कर सकते, बट जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सिस्टम फॉलो होता है उन सिस्टम को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर फॉलो करना बड़ा ही क्रिटिकल हो जाता है। इस वजह से उस क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए वो कंट्रीज जिनका ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। सेम इसी तरीके से ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर कोई छोटी कंट्री है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करेगी, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी फॉलो कर सकती है। नाउ अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। सो वो कंट्रीज जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शन करवाती हैं। उन इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव या तो पार्लियामेंट्री या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, और गवर्नमेंट बनाने के बाद ये रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर प्लस में एग्जीक्यूटिव इन दोनों की फंक्शनिंग को देखते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, वही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके की डेमोक्रेसी फॉलो होती है और वो बाकी देशों की डेमोक्रेसी से कैसे अलग है। सी जब आप इंडियन डेमोक्रेसी को देखेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, यानी कि चाहे आप पंचायती इलेक्शन देख लीजिए चाहे आप लोकसभा इलेक्शन देख लीजिए, इंडिया के अंदर कोई भी इलेक्शन होता है वहां पे 2 से ज्यादा कैंडिडेट आपको इलेक्शन
लड़ते हुए मिल जाएंगे। लेकिन जब आप दूसरे देशों की तरफ रुख करेंगे जहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही फॉलो होती है, वहां पे ज्यादातर कंट्रीज में आप यही पाएंगे कि उन कंट्रीज में केवल 2 पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। जैसे कि यूएसए में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन है तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहां पे केवल 2 पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंडियन डेमोक्रेसी में देखेंगे तो इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो कॉन्सेप्चुअल तौर पे तो लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहती है, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस के उद्देश्य के कारण हमारी डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्चुअल तौर पे लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहती है वो शिफ्ट हो जाती है किसकी तरफ? सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की तरफ, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में, जिससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं यूज करता। कुछ मेथड्स हैं, कुछ सिस्टम है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर यूज किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला मेथड है रेफरेंडम। रेफरेंडम को हिंदी में हम देखें तो उसका मतलब होता है जनमत संग्रह। उसके बाद रेफरेंडम का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर। और आप ये भी जान लें कि रेफरेंडम जो होता है वो होता है बाइंडिंग। अगर कोई कंट्री रेफरेंडम करवाती है तो जो उसका रिजल्ट आता है वो उस कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर बाध्य होता है, उस कंट्री की गवर्नमेंट को उस रिजल्ट के अनुसार काम करना पड़ता है, ठीक है। अब रेफरेंडम होता क्या है और कैसे कराया जाता है उसको देख लेते हैं। यानी कि जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट में पॉलिटिकल क्वेश्चन को लेकर वोटिंग करवाती है लोगों का सजेशन जानने के लिए, और वो सजेशन अगर उस स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है तो उसे कहते हैं रेफरेंडम। अगर वो सजेशन उस स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है तो उसे कहते हैं हम प्लेबिसाइट, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के अंदर रेफरेंडम और प्लेबिसाइट क्यों नहीं यूज किया जा सकता? रेफरेंडम और प्लेबिसाइट को करने का तरीका एक ही है, बाय वोटिंग। अब इंडिया के अंदर पहले ही इतने इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शन का कॉस्ट भी बहुत आता है। अगर उस कॉस्ट को हम साइड भी रख दें तो हर एक इलेक्शन करवाने के लिए काफी समय जाता है, ठीक है। और अगर इंडिया जैसे देश में जिसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, जहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर हर एक कानून के लिए रेफरेंडम या प्लेबिसाइट का यूज होने लगा तब तो कोई भी कानून बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है। इस वजह से इंडिया के अंदर रेफरेंडम और प्लेबिसाइट यूज नहीं होता। नाउ अब हम बात करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सेकंड पॉइंट की, जो बात करता है इनिशिएटिव के बारे में। बट व्हाट इज इनिशिएटिव? मान लीजिए कोई एक्स नाम की कंट्री है, उस एक्स नाम की कंट्री में कोई वाई नाम का व्यक्ति रहता है। अब उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि किसी एक टॉपिक के ऊपर कभी लॉ नहीं बना, तो इस टॉपिक पे लॉ बनना चाहिए। तो उसने ड्राफ्ट तैयार करके अपनी गवर्नमेंट के पास भेज दिया। अब इस गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उस ड्राफ्ट के ऊपर एक वोटिंग कराए। अब वो वोटिंग में अगर मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि इस ड्राफ्ट को लॉ के तौर पे एप्लीकेबल करवा दिया जाए, तो उस गवर्नमेंट को वो ड्राफ्ट एज अ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी में लोग कह देते हैं कि उस ड्राफ्ट को लागू ना किया जाए तो वो ड्राफ्ट लागू नहीं होगा एज अ लॉ और वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि ये इंडिया के अंदर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है और कई चीजें ऐसी हैं इंडिया के अंदर जिनके ऊपर अभी भी लॉ नहीं बना है या फिर लॉ कमजोर है। तो उनके ऊपर अगर लोग अपना सजेशन देने लगेंगे तो गवर्नमेंट के पास एम्पल ऑफ सजेशन आएंगे और उन सजेशन के ऊपर वोटिंग करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से इंडिया के अंदर इनिशिएटिव यूज नहीं किया जाता। ना अब हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लास्ट टॉपिक की, जो है रिकॉल। मान लीजिए कोई एक्स नाम की कंट्री है, अब वहां पे वोटिंग होती है उनका प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए। अब जो ये एक्स कंट्री है उसके जो सिटीजन है उन्होंने वोटिंग के थ्रू किसी एक व्यक्ति को चुन तो लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट एक साल बाद उनको लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं है, तो रिकॉल का यूज करके उस कंट्री के सिटीजन उस प्राइम मिनिस्टर को हटा भी सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी किस तरीके से यूज की जाती है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं यूज की जाती, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे प्रीएम्बल के अगले कीवर्ड के बारे में, जो बात करता है रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक को हिंदी में हम कहते हैं गणतंत्र, वहीं रिपब्लिक को हिंदी में हम गणराज्य भी कहते हैं। बट रिपब्लिक का मतलब क्या है? वो कंट्री जिसका हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट दोनों लोगों द्वारा चुनी जाती हैं, उस कंट्री को हम रिपब्लिक कहते हैं। अब जो ये इलेक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का क्लासिक एग्जांपल है यूएसए, वहीं इनडायरेक्ट का क्लासिक एग्जांपल है इंडिया। यूएसए का हेड ऑफ स्टेट जहां यूएसए की जनता द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है, वहीं इंडिया का हेड ऑफ स्टेट उन लोगों द्वारा चुना जाता है जो इंडिया के सिटीजन्स द्वारा चुन के वहां भेजे गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट इलेक्शन द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि हेरिडिटरी के थ्रू आता है, तो उस कंट्री को हम मोनार्की
कहते हैं, ठीक है। और ये टर्म रिपब्लिक जो प्रियम्बल के अंदर दे रखी है वो ये इंडिकेट करती है कि इंडिया का हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट किया जाएगा और उसका कार्यकाल केवल 5 साल का होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिपब्लिक। नाउ अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के अगले टॉपिक के ऊपर जो बात करता है जस्टिस के बारे में। जस्टिस को हिंदी में हम कहते हैं न्याय, ठीक है। हमारे प्रियम्बल में टोटल 3 तरीके के न्याय बताए हैं, एक सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिकल जस्टिस और एक पॉलिटिकल जस्टिस। ये जो जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन से। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस? सी, सोशल जस्टिस ये कहता है कि हमारे भारत में भारत का कोई भी सिटीजन किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे, ऐसा न्याय उसके साथ होना चाहिए। मतलब अगर भारत में कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है तो उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन रोका जाए और उसे न्याय दिलाया जाए, ठीक है। ये तो सोशल जस्टिस का एक मतलब हो गया। दूसरा मतलब ये कि अगर भारत में कोई भी वर्ग किन्हीं कारणों से मेन स्ट्रीम में आने से पिछड़ गया है तो सरकार उसको रिजर्वेशन के थ्रू मेन स्ट्रीम में लेकर आए। फॉर एग्जांपल SC ST एंड OBC, SC ST एंड OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है जिससे कि उन मेन स्ट्रीम में जहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन कम है वहां पे वो आकर अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके, जिससे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब हम बात करते हैं अगले जस्टिस के बारे में। तो अगला जस्टिस है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी गरीबता के कारण उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। वो गरीब है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस तक राशन पहुंचाया जाए, उसकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा किया जाए, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने अगले जस्टिस के बारे में जो है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल है और इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है तो उसके पास पूरा राइट है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। अगर उसके राइट से उसको रोका जा रहा है तो ये माना जाएगा कि उसके पॉलिटिकल जस्टिस का हनन किया गया है, ठीक है। वही पॉलिटिकल जस्टिस ये भी कहता है कि अगर कोई वर्ग किन्हीं कारणों से पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में आने से पिछड़ गया है तो सरकार की ये ड्यूटी है कि उस वर्ग को पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में लाया जाए जिससे कि उस वर्ग का मेन स्ट्रीम में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के अगले कीवर्ड के बारे में जो बात करता है इक्वालिटी के बारे में। सी, ये जो वर्ड इक्वालिटी है ये इस बात को डिस्क्राइब करती है कि भारत का हर एक नागरिक इंडियन गवर्नमेंट के सामने इक्वल है और इक्वल स्टेटस अटेन करता है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट से स्पेशल प्रिविलेजेस अटेन करता हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के अगले कीवर्ड के बारे में जो बात करता है फ्रेटर्निटी के ऊपर। सी, फ्रेटर्निटी 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी और ये 2 बातें कहती है, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि भारत सरकार इस बात की एश्योरेंस देगी कि इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी को बनाए रखेगी और भारत सरकार इस बात की भी एश्योरेंस देगी कि इंडिया के हर एक व्यक्ति की डिग्निटी को वो प्रोटेक्ट करेगी और एक जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड होता है वो भारतीय समाज में बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और पार्ट है तो क्या वो अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। सो इस रिगार्डिंग बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया और कहा कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए वो अमेंड नहीं हो सकता। बट केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये जजमेंट सुनाया कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्यों है? क्योंकि प्रियम्बल भी उसी तरीके से अडॉप्ट और एनफोर्स किया गया था जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और एनफोर्स किया गया था, ठीक है। और प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इस वजह से उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सो आज की डेट में प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता।